Morning students, today we will study second part of cell structure, parts of the cell. Today we will study about part of the cell membrane, cytoplasm, nucleus and cell organelles. Firstly we will study about the part of cell, and in that we will firstly study cell membrane. So what is cell membrane? It is a boundary by which our cell is to be bounded. क्लियर? ये एक तरीके की बाउंड्री है जो सेल को बाहरी उसको बाउंड करने में, कवर करने में मदद करती है. फंक्शन क्या है इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. ये एक पोरस है जिसकी वजह से जो लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस हैं वो इसमें, जितने यूज़फुल सब्सटेंस हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जितने हार्मफुल हैं ये बाहर निकाल देता है. इसी को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट प्रोवाइड्स एन बाउंड्री. मैंने बताया ये बाउंड्री सेल को देता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं और यूज़फुल सब्सटेंस हैं उनको, सेल ऑर्गेनेलीज को और साइटोप्लाज्म को अलग करने में भी ये मदद करता है. इन एडिशनल द प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल हैव आउटर वॉल सराउंडिंग्स. जो प्लांट सेल होते हैं और बैक्टीरिया सेल होते हैं इसमें आउटर वॉल होती है जो उसके आसपास होती है. इसी को हम सेल वॉल कहते हैं. क्लियर? इट गिव शेप एंड रिजिडिटी. ये शेप देती है और रिजिडिटी देती है प्लांट सेल को, हार्डनेस देती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है. हाई स्पीड, विंड, ये सब जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ये सब जब होता है तो ये जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करने में भी मदद करती हैं. सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस भी है कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, और इसी वजह से जो प्लांट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. क्लियर? अब आता है साइटोप्लाज्म. थर्ड, साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक जेली लाइक फ्लूइड. एक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल इनसाइड द सेल बाउंड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. जो सेल जो वॉल होती है उसके द्वारा उसमें मौजूद रहता है. इट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद रहता है. ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. दे आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़. बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहती हैं. दीज, ये कौन कौन सी होती हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है. ये सब जो होती हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. साइटोप्लाज्म, हमारा गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब जो है हमारी सेल ऑर्गेनेलीज के अंतर्गत आती हैं. अब आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. न्यूक्लियस इज लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और सेल के अंदर मौजूद रहता है. आफ्टर स्टेनिंग, मैंने कल बताया था स्टेनिंग क्या है. इट इज़ अ डाई. क्लियर? मैंने बताया था डीएनए या इस तरीके की चीज़ों को, या ब्लड ग्रुप टेस्ट करना होता है तो एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर लिक्विड लगाते हैं और लिक्विड से जो है हमको ब्लड ग्रुप पता चल जाता है. वो डीकलराइजेशन होता है क्योंकि हमारे सेल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेनिंग करते हैं. तो आफ्टर स्टेनिंग इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. जब हम न्यूक्लियस सेल की स्टेनिंग करेंगे तो हम न्यूक्लियस को आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर या माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. वेर इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट इन पेरिफेरी ऑफ द सेल्स. और प्लांट सेल में ये पेरिफेरी ऑफ द सेल्स में मौजूद रहता है. क्लियर? इसके बाद आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स. न्यूक्लियस में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से 4 मेन पार्ट्स आते हैं. जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम अ साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में सेपरेट करता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ये पोरस होती है, ये मूवमेंट, लिक्विड्स का मूवमेंट अलाउ करती है. फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, अ डेंस फ्लूइड. ये डेंस फ्लूइड होता है इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. एक डेंस फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. उसके बाद आता है न्यूक्लियॉन्स. इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी. एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है, और ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें ये रिच होता है.
फिर आता है क्रोमोसोम्स, फाइन स्ट्रक्चर लाइक थ्रेड्स होते हैं, जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, डीएनए भी कहते हैं। ये इट इज़ सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। और इन्हीं को क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और ये कंडेंस होते हैं तो इसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं। ड्यू टू दीज क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल, और ये केवल जब सेल डिवाइड होता है तभी हम इनको देख सकते हैं। दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद रहता है। जीन्स इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑर्गेनिजम्स। हम जीन्स से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें और हम में क्या समानता है, उन्हीं से हम पता कर सकते हैं जीन से। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल पासिंग लाइक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाथ, मुंह, पैर, हमारे नाक, हमारी बॉडी फीचर्स जो होते हैं, कई बार हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, दादा होते हैं, नाना होते हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं। तो यही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में चले जाते हैं। A child receives only the copy of each genes from the mother and another copy of same genes from the father. कई बार जो होता है चाइल्ड जो होता है वो जीन्स जो होता है मदर और फादर से क्या करता है, कॉपी करता है, मतलब लेता है, जिसकी वजह से उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो मदर या फादर की तरीके से दिखते हैं। फंक्शन क्या होता है? द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की उनको कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। मैंने अभी बताया जैसे डॉटर या सन है वो मैन या जो फादर या मदर होंगे उनसे आई है, जैसे ब्राउन आई है फादर की तो हो सकता है बच्चे की भी ब्राउन आई हो, ठीक है। डॉटर के हेयर करली हो सकता है फादर के करली हो तो डॉटर के भी करली हो, मदर के करली हो सकता है बेटी के भी करली हो। तो इस तरीके से जो फीचर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फिर आता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। मैंने अभी बताया था इससे पहले। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनका फंक्शंस भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और सिंगुलर में इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है, क्योंकि ये एनर्जी को जब वाइटल एक्टिविटीज़ करते हैं तो एनर्जी को सेल्स में रिलीज़ करने का भी काम करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये एनर्जी कैसे रिप्रोड्यूस करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ दैट इज रिस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर है? अब आता है वैक्यूल्स। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन द प्लांट्स जनरली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इट इज़ प्रेजेंट। एनिमल सेल ऑफन लैक वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। यही प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस मिल गया। दूसरा डिफरेंस क्या मिल गया कि प्लांट्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स की कमी होती है लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। बट दे आर प्रेजेंट, दे आर स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर्स। लेकिन कई बार जो होते हैं सारे में एब्सेंट भी नहीं होते हैं, कुछ में ये जो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद रहते हैं। वैक्यूल स्टोर्ड सॉल्युबल फूड्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? सॉल्युबल फूड्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन सबको डिसॉल्व करना और वाटर एंड फॉर्म सेल सैप, और सेल सैप को बनाना। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। चैनल्स एंड इट्स इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। और ये हार्मोन्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। दो तरीके के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। दे आर स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। ये स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और These are the sites of photosynthesis। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करने में मदद करते हैं। फिर आती है गोल्गी बॉडीज। These are made up of tubular vessels and are responsible for the secretion of chemical substance like enzymes, hormones and proteins। जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इन सब में इन सबको सिंथेसाइज करने में, इन सबको प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। इन प्लांट्स गोल्गी बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाईसाइटोसोम्स। और जो गोल्गी बॉडीज होती हैं प्लांट्स में जो होती हैं वो डाईसाइटोसोम्स कहलाती।
क्लियर है। तो इस तरीके से आज हमने जो है इस पार्ट में देखा कि पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बारी बारी से हमने देखा। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, इनके बारे में भी हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। वैक्यूल जो होते हैं वो सेल सैप बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करने में मदद करता है, और गोल्गी बॉडी जो होती हैं वो जो होते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स को सीक्रेट करने में मदद करती हैं, और जो प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडीज होती हैं इनको डायसाइटोसोम्स कहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।